हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस व शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में पहली बात तो हम हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसके अंदर भी हमने क्या वेदों के बारे में जान लिया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें लास्ट क्लास का जो लास्ट टॉपिक था वो हमने पुराणों के बारे में पढ़ा था। मतलब पुराणों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने करा दिया था। तो आज जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्यों के बारे में। हम बौद्ध और जैन धर्म के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, केवल उनसे रिलेटेड जो साहित्य मतलब बौद्ध, जैन और जो उसके अलावा जो अन्य साहित्य हैं हम उनके बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। फिर कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आगे जो आने वाली हमारी क्लासेस हैं उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो कुछ लेखक हुए हैं अलग अलग देशों के जिनके से हमको हमारी जो इतिहास है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज केवल हम बौद्ध, जैन और अन्य साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले जो आता है वो आता है जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में जो महात्मा बुद्ध थे, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक है, तो जो जातक है उससे हमको जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उनके पूर्व जन्म के बारे में पता चलता है। आगे है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, जो हीनयान है उसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? कथावस्तु है। क्या है? कथावस्तु है। आगे है, अब कथावस्तु जो है उसके अंदर क्या है? कथावस्तु के अंदर है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट आता है, अगला जो फैक्ट आता है वो है, अब बौद्ध धर्म के बारे में हो गया, बौद्ध साहित्य के बारे में। अब जैन साहित्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैन साहित्य को, जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। ठीक है,
आगे है इसमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, जैनों का एक ग्रंथ है तो उसमें भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा महावीर के जीवन कृत्यों तथा महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ अन्य समकालिकों के साथ अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है, उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है, तो पहले ये देख लो, उसके बाद आगे का जब देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या जैन धर्म के बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। अब जातक नाम का एक क्या है, एक ग्रंथ है या एक साहित्य है जिसमें क्या मिलता है, जो महात्मा बुद्ध है उनके जो पूर्व जन्म है उसकी कहानी उसके अंदर वर्णित है। अब हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है, कथा वस्तु है। हीनयान और महायान नाम की दो बौद्ध धर्म की एक किताबें हैं, तो आगे चल के हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है, उसकी जो वो कौन सा है, वो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जिसके अंदर क्या है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जो जीवन चरित्र है उससे संबंधित अनेक कथाएं दी गई हैं, स्टोरीज दी गई हैं, जो उसमें सारा कुछ वर्णित है महात्मा बुद्ध के बारे में। अब आते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो जो जैन साहित्य उसको क्या कहा जाता है, उसको आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अब जो जैन धर्म है उसका प्रारंभिक जो इतिहास है वो हमको कहाँ से ज्ञात होता है, तो वो हमको कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अगर क्वेश्चन आए तो आप बता दीजिएगा। आगे है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों। अब एक जैन धर्म का एक भगवती सूत्र है, उसके अंदर जो महावीर थे उनके जो जीवन कृत्य हैं, उनके जीवन से संबंधित जितने भी कृत्य हैं तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध या उनके संबंधों का विवरण है, या फिर उनके जो समकालिक थे उनके काल में ही, जब जो महावीर थे उनके समय में ही जो अन्य जो लोग थे उनके साथ उनका जो मतलब उनके संबंध किस तरीके से थे, किस प्रकार से थे, तो वो सब इसके अंदर क्या है, उसका भी विवरण मिलता है, या वो सब इसके अंदर वर्णित है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो क्या बताता है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य
अब जो ये अर्थशास्त्र है ना, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये राजनीति से रिलेटेड एक किताब है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। उनके बारे में भी हम जब मौर्य वंश पढ़ेंगे ना तब जानेंगे अच्छे तरीके से डिटेल में। यह 15 अधिकारों एवं, या ऐसे लिख लो, यह 15 अधिकारणों एवं 180, यह 15 अधिकारणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। में विभाजित है। ठीक है, आगे है, इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे इसके अंदर क्या है? नेक्स्ट फैक्ट है, वो क्या है? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक जिसका नाम क्या था? यह क्या नाम है? राजतरंगिणी। राजाओं की नदी। राजतरंगिणी, राजाओं की नदी। राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें अब इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है।
जिन्हें क्या किया गया है, जिनको तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक, इसके अंदर इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ठीक है। तो देखो, अब अर्थशास्त्र एक साहित्य, मान लीजिए एक किताब है अर्थशास्त्र नाम की, जिसको अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। ठीक है। तो ये क्या है, ये तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था उसमें पढ़ाते थे। मतलब ये सारी चीज़ें हम जब मौर्य वंश पढ़ेंगे ना, चंद्रगुप्त मौर्य आदि के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी थी। अब इसके अंदर यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित थी। इसके अंदर 15 तो अधिकरण थे और 180 प्रकरण थे। किसके अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर। ये राजनीति से संबंधित थी ये जो किताब थी। ठीक है, इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं थी। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके अंदर जो मौर्य काल का इतिहास है उसकी जानकारी हमको इस किताब से प्राप्त होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब संस्कृत साहित्य की बात करते हैं। तो जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, कलहन के द्वारा किया गया था। जो ऐतिहासिक जितनी भी घटनाएं थी उनको एक सीक्वेंस में, एक क्रम में लिखने का जो सबसे पहला प्रयास था वो कलहन का था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, कलहन ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम क्या था, राजतरंगिणी था। उसका मतलब क्या होता है, राजाओं की नदी। ठीक है, राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। अब इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। अब ये जो ग्रंथ है इसके अंदर कितने सर्ग है, इसके अंदर 8 सर्ग हैं। जो राजतरंगिणी नाम का एक ग्रंथ है इसके अंदर 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इन सर्गों को भी किसकी संज्ञा दी गई है, तरंगों की संज्ञा दी गई है इन सर्गों को। इनमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अब इसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर, प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के जितने भी शासक हुए थे उनके बारे में सारा कुछ इसमें, उनके वहाँ के जो शासक थे उसका वर्णन है। किसके अंदर, राजतरंगिणी के अंदर। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे है इसके अंदर अरबों की सिंध विजय का सिंध विजय का वृतांत चचनामा अरबों ने जब सिंध पर विजय की थी तो उसका जो वृत्तांत है वो चचनामा, यानी कि इसके लेखक कौन थे, अली अहमद ने इसको लिखा था।
में सुरक्षित है। ठीक है, आगे है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ये। कौन सी? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। के लेखक, ये रटने वाली चीजें हैं, ठीक है। पाणिनि हैं। लेखक कौन है उसके? अष्टाध्यायी के पाणिनि। इससे मौर्य से पहले का इतिहास, इससे मौर्य से पहले का इतिहास, इससे मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे है अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पहले ये देख लो फिर आगे बता दूंगी जब। अब अरबों की सिंध विजय का वृतांत। अब अरबों ने, जो अरब के लोग थे, अरब के रहने वाले थे, जब उन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली तो इस जो सिंध पर विजय का जो वृतांत है वो चचनामा नाम की किताब है जिसके लेखक अली अहमद है, उसके अंदर सुरक्षित है। या हम कह सकते हैं कि चचनामा नाम की जो किताब है उससे हमको पता चलता है इस बारे में। आगे है अष्टाध्यायी, संस्कृत भाषा व्याकरण की जो सबसे पहली पुस्तक थी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी जो किताब है उसके अंदर क्या है? इसमें मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंदर मौर्य युग से भी पहले का इतिहास है और मौर्ययुगीन जो राजनीतिक अवस्था थी उसकी जानकारी हमको अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक पाणिनि है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आता है अष्टाध्यायी से संबंधित। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। तो अष्टाध्यायी जो है उसके अंदर पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था, या उसका लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, 2-3 पॉइंट और है, फिर बस ये हमारा आज की क्लास हमारी बस ख़त्म हो जाएगी। फिर इतनी रहेगी आज की क्लास।
कात्यायन की गार्गी संहिता। कात्यायन की गार्गी संहिता कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुरोहित थे, कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, या पुरोहित लिखो, सॉरी गलत हो गया, पुरोहित पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो देखो अब कात्यायन की जो गार्गी संहिता है एक ज्योतिष ग्रंथ है। वो क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है, उसमें ज्योतिष से संबंधित बातें बताई गई हैं। फिर भी इसमें क्या है? फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। फिर भी इसमें क्या है कि भारत पर यवनों का जो आक्रमण हुआ था उससे संबंधित उल्लेख गार्गी संहिता के अंदर मिलता है। अगला है पतंजलि जो थे, पतंजलि कौन थे, क्या थे, वो सब हम डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम साहित्यों के बारे में संहिताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम साहित्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इतना जान रहे हैं। तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो शुंग वंश को जब पढ़ेंगे तो जब इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम, तो इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो इनके जो महाभाष्य हैं उसके अंदर शुंगों का इतिहास दिया गया है, मतलब उसके अंदर शुंगों के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हमारी जो साहित्य हैं बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, अन्य जितने भी हैं उनसे रिलेटेड थी, मतलब जो रटने वाली चीज़ें हैं। तो आप ये है कि ये एग्ज़ाम के हिसाब से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, तो वो इसमें मैंने आपको करा दिया। तो आप इसको अच्छे तरीके से बैठ के एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आज की क्लास हमारी इतनी रहने वाली है। अब जो बाकी का है कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे कि जो लेखक हुए हैं, अरब के लेखक हो गए, यूनान के लेखक हो गए, चीन के लेखक हो गए, तो उन्होंने भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में उनसे, उनकी लिखी हुई जो पुस्तकें हैं उनसे हमको क्या जानकारी मिलती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक भी मतलब जितने भी लेखक होंगे
जितनी 2 3 4 क्लास जितनी भी क्लासेस लगेंगी वो हम उस क्लास में कवर कर लेंगे। तो क्लास आज की आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए कि जब मैं वीडियो अपलोड कर दूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है गाइज़, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं कुछ भी। और आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।